हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। BPAG 171 ये वाला पेपर देखेंगे आज। डिजास्टर मैनेजमेंट इसका नाम है, आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि पेपर का नेचर कैसे आता है, इसकी लैंग्वेज कैसे अपने को लिखनी होती है और हम पास कैसे हो सकते हैं। सीधी सी बात है। जून 2024 का सोल्ड पेपर देखेंगे अपन। टाइम देखो 3 घंटे आपको मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 रहते हैं। दोस्तों नियम ये है कि 2 सेक्शन आते हैं, ठीक है, इस पेपर में। और हर सेक्शन में आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट कर सकते हो। तो टोटल 8 में से आपको 5 सवाल है वो लिखने हैं, तब जाके अपन पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर। आई होप मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मेरे से गलतियाँ हो सकती है, बट अगर कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करना, और अच्छा लगा वीडियो तब भी कमेंट करके जाना, ठीक दोस्त। पहला सवाल है, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन कीजिए। 20 नंबर का सवाल है दोस्तों। नेचुरल डिजास्टर के टाइप है वो आपको बताना है। तो जानते हो नेचुरल डिजास्टर जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन, भूस्खलन, सुनामी और हिमस्खलन, स्नो एवेलेंची और बाढ़, उष्ण लहरें और सूखा, दावानल जिसे आप वाइल्ड फायर या फिर फॉरेस्ट फायर कह सकते हो, और चक्रवात के बारे में बता दो, महामारी के बारे में बता दो। तो दोस्तों 3-3 4-4 लाइन लिख के आ जाना, काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि भूकंप के बारे में क्या लिख सकते हो कि जब ज़मीन में कंपन होता है, ठीक है, दरार आती है अचानक से, और जो इमारतें होती है, जो बिल्डिंग होती है वो गिर जाती है। धरती की जो प्लेटें रहती है, आंतरिक प्लेटें, उनके अंदर मतलब एक दूसरे के ऊपर वो खिसकती रहती है, ठीक है। इसलिए भूकंप आते हैं। भूकंप से दोस्तों जितने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे, वो सब गिर जाते हैं। और भूकंप मापने का एक पैमाना है रिएक्टर पैमाना। तो दोस्तों उसमें ऐसा बताते हैं कि 6 से ज़्यादा रिएक्टर का कहीं पे आया है भूकंप तो वो ज़्यादा तबाही लाता है, राइट। ये सब लिख दो। ज्वालामुखी विस्फोट में क्या लिख सकते हो, जब धरती के अंदर जो चट्टानें रहती है, गैस उत्पन्न होती है, और वहाँ से जब मैग्मा धरती की सतह से सरफेस से बाहर आता है तो वो लावा का रूप ले लेता है। लावा जानते हो आप, लावे के साथ राख आती है, और जो बहुत ही हानिकारक गैसें, ठीक है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब बाहर आती है। तो 10-10 किलोमीटर तक मतलब प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है, एनिमल्स को और इंसानों को नुकसान पहुंच सकता है। भूस्खलन के बारे में लिख दो कि इसका मतलब होता है लैंडस्लाइडिंग का, जैसे मिट्टी या चट्टान खिसक जाती है ना अचानक से, ठीक है। गुरुत्व बल यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण, जैसे पहाड़ का कोई मलबा है नीचे की तरफ गिरा, भूस्खलन कहलाएगा। तो भूस्खलन कब होता है, तेज बरसात आ जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है, इसके कारण भूस्खलन आता है। सुनामी के बारे में लिख दो। सुनामी मतलब ये जापानी शब्द है सुनामी, और इसको हार्बर तरंगे भी कहते हैं, ठीक है, या समुद्री सिस्मिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो सुनामी में क्या होता है, बहुत ही तेज जो तरंगे होती है, लहरें होती है, वो तटों की तरफ आती है, ठीक है। और सुनामी कब आती है, जब भूकंप आता है, भूस्खलन आता है, या फिर जल में मतलब अचानक से कहीं और से जल आ जाए, ठीक है, तो तेज लहरें तटों की तरफ आगे बढ़ते सुनामी कहलाता है, ठीक है। हिमस्खलन क्या होता है, स्नो एवलांची, जैसे कि बर्फ़ है उसकी मात्रा अगर कहीं पे ज़्यादा गिर जाए, जैसे कि पहाड़ी जो क्षेत्र है उसके आसपास के गांव में ज़्यादा बर्फ़ गिरने लग जाए तो हिमस्खलन कहलाता है, ठीक है। तो बर्फ़ जब पड़ती है ना, तब वहाँ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो इंसान है, ठीक है, जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। ये सब लिख दो। बाढ़ के बारे में क्या लिख दो कि जैसे कि काफ़ी दिनों तक अगर मूसलाधार तेज़ बरसात आती है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ में क्या होता है कि जैसे कि बादल फट जाए, ठीक है, चक्रवात या तूफान आ जाए तो बाढ़ आ जाती है, जिससे कि क्या है, खेत वगैरह नुकसान हो जाता है। अच्छा, आगे देखो उष्ण लहरें, जो कि आप नॉर्थ इंडिया में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में फील करते हो। गर्मी के दिनों में काफ़ी तेज़ लू चलती है, उसको उष्ण लहर कहते हैं। तो उष्ण लहरों से मतलब हमारे शरीर है, ठीक है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, और अचानक से बेहोशी छाने लगती है और जानवर है वो भी मर जाते हैं। और जो हमारे कृषि क्षेत्र है उसको नुकसान पहुंचता है, संपत्तियों को, और जो जानवर है उनको भी नुकसान पहुंचता है। सूखा के बारे में बताता हूँ कि जब किसी स्थान पर अगर कई दिनों से बरसात नहीं होती है, जनरली 1 साल तक, तो वहाँ पर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। सूखे में क्या होता है कि जानवरों का चारा खत्म हो जाता है, लोग अपने गांव छोड़कर शहर की तरफ जाने लगते हैं, और इस सूखे के चलते दोस्तों अकाल उत्पन्न होता है। अकाल में फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा उत्पन्न होती है, और इससे माल न्यूट्रिशन जैसे कुपोषण, महामारी, और लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उनको कमाना भी होता है, खाना भी होता है, क्योंकि जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पर पानी और चारा वगैरह है, खेत वगैरह सब खत्म हो जाता है। दावानल क्या होता है, जैसे तो जंगलों के अंदर जो लगने वाला आग होता है, जैसे कि किसी ने बीड़ी सिगरेट पीते हुए फेंक दिया, या फिर घर्षण बल के कारण, ठीक है, घर्षण बल के कारण जब पेड़ आपस में टकराते हैं, ठीक है, सूखे पत्ते
और टहनियाँ, सूखी टहनियाँ, तो वहाँ पर जंगल में आग लग जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, तो काफ़ी लाखों जानवर वहाँ पे मारे गए थे। और दोस्तों जंगलों में जब आग लगती है काफ़ी ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है और वो वायुमंडल में घूमता रहता है, तो आसपास के देशों में भी प्रभाव डाल सकता है वाइल्ड फायर से, ये या फॉरेस्ट फायर के ये नुकसान है, लिख दो। चक्रवात, जिसको अपन साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन कहाँ आता है दोस्त, चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? समुद्र की ऐसी सतह है जिसका तापमान, टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाए और वहाँ पर जो दाब है, जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कम हो जाए, ठीक है, तो ये स्थितियाँ चक्रवात को पैदा कर सकती है। और चक्रवात जब आता है तो बहुत तेज़ हवाएं और तेज़ जो पानी की लहरें हैं वो तटों की तरफ, कोस्टल एरियाज़ की तरफ आगे बढ़ती है, और तटों के किनारे जो रहते हैं लोग और जानवर, पेड़ पौधे, उनको नुकसान पहुंचता है। महामारी, ठीक है, महामारी को एपिडेमिक्स कहते हैं आप लोग, और ये दो शब्दों से मिलके बना है, एपिक और डेमेंस। तो अचानक से कोई बीमारी अगर फैल जाए, ठीक है, और उसके केस है सबसे ज़्यादा आने लग जाए, जैसे कि कोविड-19 है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोलेरा है, मलेरिया है, कोई भी त्वचा रोग है, हेपेटाइटिस है, या फिर फूड पॉइजनिंग है, ये सब किस में आता है? महामारी में आता है, महामारी में आता है, ठीक है। तो ये सब लिख दो। और इस साल के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाना कि ये आ सकता है कल वाले पेपर में, ठीक है, मानव निर्मित आपदाएं, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। मानव निर्मित आपदाएं अगर कल पेपर के अंदर आएगी तो यातायात दुर्घटनाएं लिख देना, औद्योगिक दुर्घटना, ये सब लिख देना, है ना, विस्थापित आबादी लिख देना, और युद्ध वगैरह लिख देना, ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो जून वाले पेपर में तो प्राकृतिक आपदाएं थी, लेकिन कल जो पेपर लगेगा दिसंबर 2024 में, उसमें मानव निर्मित आपदाएं आ सकती है, ह्यूमन मेड डिजास्टर, ठीक है। आए दोस्त समझ में? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संवेदनशीलता के रेखा चित्र की व्याख्या करें, यानी कि वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया आपको बताना है। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को तो ये सवाल ही समझ में नहीं आएगा। देखो संवेदनशीलता या वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कि मतलब कोई एक ऐसा इलाका, कोई एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर आपदा आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती है, वो संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है आपदा के लिए। देखो सेंसिटिविटी काफ़ी लोग बोलेंगे, सेंसिटिविटी नहीं है, आपदा के केस में आपको वल्नरेबिलिटी बोलना होगा संवेदनशीलता के लिए। तो दोस्त भारत के कुछ इलाके हैं जहाँ पर आपदाएं, तरह तरह की आपदाएं, जैसे कि बादल फटना, बाढ़ आना, भूकंप आना, ठीक है, ये सब नॉर्मल बात है। जैसे कि हिमालय क्षेत्र है, गंगा का मैदानी भाग है, शुष्क और अर्ध शुष्क, जिसको आप एरिड और सेमी एरिड एरिया बोलते हो, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये कुछ एरिया आते हैं, ठीक है। दक्कन के पठार जहाँ पर महानदी, ताप्ती, गोदावरी, ये सब नदियाँ बहती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट आप जानते हैं, पश्चिमी घाट में कौन कौन से इलाके आते हैं, जैसे कि गोवा का आता है, महाराष्ट्र का आता है, कर्नाटक का आता है कुछ इलाका, ये सब पश्चिमी घाट वाले इलाके हैं। तो यहाँ पर रेयर स्पीसीज के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, दुर्लभ प्रकार की जो प्रजाति है वो रहती है। और पूर्वी घाट में दोस्तों जैसे कि आप आंध्र प्रदेश का देख लो हिस्सा, और कुछ हिस्सा आप तमिलनाडु का, और कुछ हिस्सा आप देख लो पश्चिम बंगाल का, ये सब पूर्वी घाट में शामिल होता है, उड़ीसा का भी आता है हिस्सा। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में दोस्तों इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। और चूँकि अगर यहाँ पे कोई भी तरह की आपदा आती है, बहुत ज़्यादा तबाही यहाँ पे ला सकती है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सेंसिटिव जो आपकी वल्नरेबिलिटी है सबसे ज़्यादा है। तटीय क्षेत्र, तो भारत की तटरेखा की लंबाई लिख दो, इसमें 7,500 किलोमीटर, और इसमें जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है, गोवा है, ठीक है, गुजरात है, इधर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर तटीय क्षेत्र में मतलब ज़्यादातर तो चक्रवात, तूफान वगैरह, ये सब बवंडर वगैरह आते हैं, राइट। तो ये सब इस तरह से लिख सकते हो आप आंसर को। और देखो मैंने ये आपकी हेल्प के लिए ये भी लिखा है कि जैसे कि भारत की आपको संवेदनशीलता का रेखा चित्र बनाना है, तो आपको यूनिट नंबर 4 में और पेज नंबर 70 पे इसका आंसर मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका की चर्चा करें, 20 नंबर का सवाल है ना, यूनिट नंबर 5 में मिलेगा और पेज नंबर 94 पे आपको मिल जाएगा। तो चलो समझो, किताब नहीं है कोई बात नहीं है दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि जैसे कि कहीं पर डिजास्टर आया, तो डिजास्टर को कंट्रोल मैनेजमेंट करने के लिए दोस्तों केंद्र सरकारें भी काम करती है, राज्य सरकारें काम करती है, जिला प्रशासन यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, और एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है वो आप लिख सकते हो। देखो केंद्र सरकार की जो भूमिका होती है, जो रोल होता है, वो क्या होता है। जैसे केंद्र सरकार ने विभागों को, ठीक है, जो डिपार्टमेंट होते हैं और जो केंद्रीय मंत्रालय होते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो होते हैं, जो कि आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि कृषि मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, और
ठीक है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, तो ये सब मिलकर के काम करते हैं और ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत काम करते हैं। और केंद्र सरकार में आप ये भी लिख सकते हो कि एक एनईसी यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, जो कि आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि पैसों का व्यवस्था करना, ठीक है, संसाधनों का जुटाना और लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को आपदा के प्रति जागरूकता पैदा करना। राज्य सरकार कैसे काम करते दोस्तों, मतलब इसका हेड है मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर, और राज्य सरकार व एसडीएमए यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखो एक तो एनडीएमए है, ठीक है, एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एक एसडीएमए है, और जिला स्तर पर डीडीएमए यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण जिसमें 4-5 अधिकारी शामिल होते हैं, नेता भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करके तालमेल सामंजस्य है, ठीक है, ये आपदा राहत के महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं और पुनर्निर्माण पुनः राहत जैसे काम करते हैं। और चौथा पॉइंट है इसमें, एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदा का प्रबंधन तो दोस्तों राज्य सरकार है वो राज्य प्रशासन के साथ मिलकर यानी कि एसडीएमए के साथ मिलकर के और जो डीडीएमए के साथ मिल करके और कुछ एनजीओ वगैरह मिल करके मतलब केंद्र और राज्य सरकार है आपस में आपदा राहत यानी कि डिजास्टर रिलीफ के काम करते हैं। इस तरह से मिला के लिख दो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो किताबों की लैंग्वेज नहीं आते कोई बात नहीं है, लेकिन देखो आर्ट होती है आंसर लिखना। अगर आंसर पढ़ा भी नहीं है तब भी आप लिख सकते हैं, एग्जामिनर को बिल्कुल पता नहीं लगेगा, राइट। लेकिन वो आर्ट होती है, विद द टाइम आप सीखते हैं। कब सीखते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करते हैं लिख करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपदा तैयारी के प्रकारों के साथ उसके मुख्य अवयवों पर एक टिप्पणी लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताना, उसके कितने टाइप है। तो दोस्तों इंग्लिश में भी समझो आप, लक्ष्य मूलक तैयारी करना यानी कि गोल ओरिएंटेड तैयारी करना। इसमें क्या लिख सकते हो आप कि मतलब हम जो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल लोग हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, वृद्ध है, विकलांग है, और जो जानवर वगैरह है जो कि हम रखते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, इन सबको एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाते हैं। तो हमारा लक्ष्य होता है, ठीक है, हमारा ये लक्ष्य होता है। और इसके लिए आप पेज नंबर 114 पे जा सकते हो, यूनिट नंबर 6 पे इसको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और कार्यमूलक तैयारी, इसमें मैपिंग करते हैं, प्लान करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और चेतावनी व्यवस्था मतलब का विकास करते हैं अपन। पेज नंबर 114 पे लिखा हुआ है। आपदा मूलक तैयारी, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों हम बीमा योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं, प्रशासनिक और केंद्र सरकार है वो नियम बनाती है, शिक्षा और प्रशिक्षण के काम होते हैं, इसमें समुदाय की भागीदारी लिख सकते हैं, चेतावनी व्यवस्था की व्यवस्था करना, ये सब आपदा मूलक तैयारी में शामिल होता है। तो लक्ष्य मूलक में क्या लिखना है, वृद्ध महिलाओं, विकलांगों और जानवरों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा के मतलब एक दीर्घकालीन स्वास्थ्य तैयारी योजना बनाना, है ना, लॉन्ग टर्म डिजास्टर हेल्थ प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाना। और इसमें और भी लिख सकते हो, जैसे कि लक्ष्य मूलक तैयारी में हमारा समुदाय के जो लोग हैं आपस में मिलकर सामुदायिक आधारित प्रबंधन योजना अपना करके समन्वय करके आपस में इस किसी आपदा को दूर कर सकते हैं। कार्यमूलक में क्या लिखोगे, मैपिंग करना, प्लान करना, योजना बनाना, आपदा कार्य बल का निर्माण करना, है ना, जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाना, आपदा प्रबंधन को का ऑपरेशन करना, ठीक है। और राहत और वितरण कार्यों के लिए जैसे कि राशन बांटना, दवाइयाँ बांटनी है ना, और कुछ कंबल वगैरह बांटनी है, टेंट बांटने हैं, तो इनके लिए दोस्तों कर्मचारियों की भर्ती करना, ये सब कार्यमूलक तैयारी में आता है। और आपदा मूलक में, है ना, आपदा मूलक बीमा योजना, सूचना, शिक्षा और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग वगैरह, चेतावनी व्यवस्था की प्रणाली, ये सब आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए धन प्रबंधन का वर्णन कीजिए, 20 नंबर का एक सवाल है दोस्तों, है ना। पुनर्निर्माण का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, जैसे कि कहीं पर आपदा आई और वहाँ पर अब पैसों की व्यवस्था करनी है, तभी तो काम बनेगा, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट आप ध्यान में रखना दोस्त, भौतिक और आर्थिक ढांचे का विकास और पुनर्निर्माण के लिए धन का प्रबंधन, ठीक है। तो हमसे धन का प्रबंधन पूछा, इसमें यूनिट नंबर 9 में आ जाए, पेज नंबर 154 पे, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए मतलब पैसों के मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो आपसे पूछा, 20 नंबर का सवाल है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो देखो मैं आपको बताऊं तो फंडिंग अरेंजमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन इसमें आपको पूछा है कुल मिला के। तो देखो राष्ट्रीय स्तर पर एक फंड बना है जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है। ये कैसे बना, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो डीएमए एक्ट है 2005 वाला, उसके अंतर्गत बनाया गया है। और इसमें कहा गया कि तूफान, सूखा, भूकंप, आड़, ठीक है, सुनामी, ओलावृष्टि, ओले वगैरह गिरना, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और महामारी हमले, ये सब अगर विपत्तियाँ आपदाएँ आती है तो राष्ट्र के स्तर पे एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है, ये सब है,
इसमें पैसों की व्यवस्था की जाती है और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय ये सब मिलकर के काम करते हैं। और इसी तरह से दोस्तों राज्य में धन का प्रबंधन यानी कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। एसडीआरएफ का निर्माण हो चुका है, राज्य आपदा राहत कोष का, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का, तो इसका भी निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से ही किया गया। और इसमें मुख्यमंत्री वगैरह ये सब राज्य के कर्मचारी रह करके पैसों की व्यवस्था करते हैं और पैसों का मतलब हिसाब किताब भी रखते हैं, ठीक है। पैसों के हिसाब किताब कौन रखता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हो आप। और भी लिख सकते हो जैसे कि जिला स्तर के कोष भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है, सांसद अपने क्षेत्र के विकास योजना के लिए वो भी पैसे वगैरह दे सकता है। इसी तरह से आपने फ़ोन पे, पेटीएम पे देखा होगा जब कोई आपदा आ जाती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है ना, प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर फंड भी बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, बीज फसल बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, ये सब क्या है, पुनः निर्माण के लिए धन प्रबंधन करना इसमें शामिल होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से, पर्यावरणीय आधारभूत संरचना के विकास में मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए, 20 नंबर का एक सवाल है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, देखो आपदाएं तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदाओं से होने वाले नुकसान को हम जरूर कम कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारी जो झीलें हैं, तालाब हैं, अनूप है, ठीक है, मैंग्रोव वन है, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि है, ठीक है, इनको बचा करके हम आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंग्रोव वन क्या होता है, समुद्र के किनारे दोस्तों आपने देखा होगा जंगल वगैरह खड़े रहते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, जो कि समुद्र से आने वाली जो तेज़ लहरें होती है, तेज़ हवाएं होती हैं, चक्रवात होते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं मैंग्रोव वन, जो कि आप पश्चिम बंगाल में गंगा के जो मैदान है, डेल्टा बनाती है गंगा नदी जहाँ पे, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सब लिखना है। इसके अलावा मतलब आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पेड़ पौधों जानवरों को बचाने के लिए कुछ सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि साइट्स क्या है कि भाई ये जो जानवर होते हैं उनके खाल नाखून ये सब बेच नहीं सकते हैं, और जो रेयर स्पीसीज के प्लांट हैं उनको भी नहीं बेच सकते हैं, जैसे कि चंदन के। बेसिल कन्वेंशन ये क्या है, ये भी पर्यावरण को बचाने का एक प्रयास है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हैजार्डस जो केमिकल होता है, ठीक है, जो मतलब खतरनाक अपशिष्ट होता है, वेस्ट होता है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए तो किसी का कुछ नुकसान ना हो, इसलिए बेसिल कन्वेंशन ये दो देश हैं आपस में साइन करके रखते हैं। जैव विविधता के लिए कन्वेंशन 2002 में हुआ था, मरुस्थल को रोकने के लिए सम्मेलन हुआ था। और समुद्री कानून मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये 1987 में हुआ था। ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, जो पदार्थ जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स है, ये सब पदार्थ है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना, ठीक है, उसको कम कर देते हैं। और ओजोन परत हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, इससे कि हमें त्वचा कैंसर नहीं होता। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए बना हुआ है। यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 187 में इसका आंसर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं दोस्त, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे की चर्चा करें। इसमें क्या है, आपको कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, उसका डिस्कशन करना 20 नंबर का शानदार सवाल है। देखो मैं तो कहता हूँ भैया 8 में से 5 ही करने, और 5 ऐसे करो जिसमें आप सबसे ज़्यादा लिख सकते हो, सबसे अच्छे से लिख सकते हो। पेज भरने से नंबर नहीं मिलता कभी, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो अच्छे से लिखो, भले ही कम लिख दो, उससे नंबर आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लेना 8 में से 5, राइट, और हर सेक्शन में मिनिमम 200 सेलेक्ट कर लेना। तो इसमें क्या आप बताना है, सीबीडीएम के बारे में बता दो, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्या होता है, जैसे कि समुदाय के काफ़ी सारे लोग मिलके, एनजीओ वगैरह मिलकर के, ठीक है ना, ये सब मिलकर के अगर आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के लोगों को बचाते हैं, तो वो सीबीडीएम कहलाता है। एनडीएमए के बारे में चर्चा कर दो, अभी बताया एनडीएमए क्या होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि डीएमए एक्ट 2005 के अनुसार बनाया गया था। ऐसे ही एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में लिख दो। डीडीएमए जिला स्तर पे जिला कलेक्टर संभालता है, आपदा को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यूनिट नंबर 13 और पेज नंबर 218 पे इसका आंसर लिख सकते हो आप अच्छे से, राइट। उड़ीसा महाचक्रवात तथा इस संदर्भ में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका पर टिप्पणी करें, 20 नंबर का एक सवाल है। दोस्तों उड़ीसा राज्य में आज से लगभग 25 साल पहले की बात है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत तगड़ा साइक्लोन आया था, जिससे मतलब 10,000 लोगों की मौत हो गई थी वहाँ पे, ऐसे बता दो, और 30 से ज़्यादा जिले प्रभावित हुए थे। और उड़ीसा तथा आसपास का जो 1200 किलोमीटर का एरिया था ना, वो बहुत बुरी तरह से नष्ट हो गया था, ठीक है, ये लिख दो। तो फिर उड़ीसा राज्य में 1999 ईस्वी में एक संस्था स्थापित की गई, जिसका नाम था उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राइट।
तो इसने लोगों को बचाने की कोशिश की, जैसे कि कंबल बांटने का काम, टेंट लगाने का काम, दवाइयाँ बांटने का काम, ठीक है, और टास्क फोर्स जो होती है, ठीक है, उसको लगाने का काम, और लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने का जो काम है वो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया था। इसमें काफ़ी सारे एनजीओ भी मिल करके इन्होंने इनकी सहायता की थी। तो तारीफ़ काबिल था इनका प्रयास उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका रोल क्या था इस साइक्लोन में, कैसे इसने लोगों को बचाया, वो आपको लिखना है। तो दोस्त यहीं पे आपका सॉल्यूशन है वो ख़त्म होता है। आई होप दोस्तों कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मेहनत पसंद आई तो दोस्त एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, और दिसंबर 2024 का जिसका पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।